हे गाइस व्हाट्सअप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल इज़ ऑसम। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं आप सभी के सामने क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के 3 मोस्ट टाइम पे चैप्टर, जी हाँ, जिनके नाम है लोधी वंश। और अगला चैप्टर जो आपका होगा वो आपका होगा सल्तनत कालीन व्यवस्था। और तीसरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं प्रांतीय राज्य। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था खिलजी वंश को, तुगलक वंश को और सैयद वंश को। अब बढ़ते हैं लोधी वंश की ओर। अगर आप दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, इंडियन, एसबीआई, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी एक बुक को आप तरीके से ईमानदारी से कवर कर लीजिए, चाहे वो बुक लूसेंट की हो, चाहे वो बुक क्राउन की ही क्यों ना हो। तो दोस्तों 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ओपन करिए दोस्तों, पेज नंबर आपको मिलेगा 59 पर लोधी वंश। तो करते हैं इस बुक को हाईलाइट। सो फ्रेंड्स, बहलोद लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना करी, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों की। तो फ्रेंड शुरुआत करते हैं आज का अपने इस वीडियो की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। बहलोद लोधी ने 1451 में क्या करा, 1451 ईस्वी में इसे अपदस्थ करके दिल्ली के अंदर लोधी वंश की स्थापना करी। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। और ये प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधियों ने ही भारत के अंदर की थी। अब एसएससी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। इस टाइप की स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करती है तो आपको ध्यान रखना है बहलोल लोधी, ठीक है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, बहलोल लोधी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका जो शासनकाल था वो था 1451 से लेकर के 1489 तक, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक का नाम है बहलोल लोधी और वह बहलोल शाह गाजी के नाम से भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। याद रखना दोस्तों, इसको जो गाजी की उपाधि है इसको उपाधि कब दी गई थी, 1451 में। जैसे ही ये सिंहासन पर बैठा उसी समय इसको गाजी की उपाधि से नवाजा गया। एग्जाम में गाजी की उपाधि का वर्ष पूछा जाता है और गाजी की उपाधि किस पर्सनैलिटी को प्राप्त थी, बहलोल लोधी को। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चाहो तो बुक के साइड में गाजी उपनाम इसको मिला था 1451 में, बुक के साइड में आप लिख लीजिएगा, बहुत स्पेस है बुक के अंदर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसका नाम है आपका साहू खेल, ठीक है। साहू केल से ये क्या था, संबंधित था। एक्चुअली एक कबीला था, उस कबीले का नाम था आपका गिजगई, लिख लीजिए इसको साइड में, गिजलई, सॉरी गिजलई, ठीक है। इस कबीले की एक छोटी सी शाखा थी साउखेल शाखा और बहलोल लोधी इसी से संबंध रखता था। स्टेट पीसीएस में इस कबीले का नाम पूछा गया है, खासतौर पे एमपीपीएससी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में और उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका कबीले का नाम है दोस्तों गजलई, ठीक है, या गिजलई कबीला। आगे हम बात करते हैं कि बहलोल लोधी सिक्के चलवाए जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। आगे हम बात करते हैं कि वह अमीरों को मसनद ए अली के नाम से पुकारता था। किस नाम से, मसनद ए अली, ठीक है। और कुछ बुक में इसको दिया गया है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था, तो ये पुकारता था मकसद ए अली, ठीक है, मकसद ए अली। लेकिन अमीरों को जो ये पुकारता था उसका नाम था मसनद। मसनद में और मकसद में फ़र्क है, तो इन दोनों ही फैक्ट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि उसका अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो ग्वालियर पर हुआ था, ठीक है। और ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट एक स्थान है जलाली, इसके निकट जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा इसका पुत्र, और इसका पुत्र कौन था, सिकंदर लोधी। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे अब सिकंदर लोधी जिसका वास्तविक नाम था निज़ाम खान, ठीक है, निज़ाम खां या फिर निज़ाम खान इसका क्या था, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को वो दिल्ली का शासक बना और इसने आगरा का नवीन नगर बसाया था,
ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसने आगरा की स्थापना कब करी थी, तो आगरा की स्थापना इसने करी थी 1504 में। ये वर्ष आप लिखिएगा। और उसके 2 वर्ष बाद, ठीक है, बादलगढ़ का किले का निर्माण करवाया था और 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बना। कब बना? 1506 में, ठीक है। आगरा का नींव कब रखी गई थी, तो आगरा का निर्माण हुआ था 1504 में। जो वर्ष इस बुक में नहीं दिया गया है, जो चीज़ नहीं दी गई है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर वीडियो में, चिंता मत करिएगा। ये सभी फैक्ट आप लोग लेकिन अच्छे से याद रखिएगा, बुक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुक चाहिए तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑफलाइन अपनी दुकान से जाकर के आसपास से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों, कि सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक है। गुलरुखी का संबंध किस शासक से है, तो इसका संबंध दोस्तों सिकंदर लोदी से है। एमटीएस में ये गुलरुखी के नाम से एक उपन्यास एक पुस्तक थी जो लॉन्च करी थी इसने, सिकंदर लोदी ने। इसमें क्या था, इसमें से कविताओं का संकलन था, और कविता को किस भाषा में लिखा गया था, तो वो थी आपकी फारसी भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कि सिकंदर लोदी को गाने का भी बड़ा शौक था, ठीक है। गायन विद्या का इसने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की स्थापना करी थी या फिर रचना करी थी, उसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ के अंदर सिकंदर शाही आ गया, तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप ये लगाएंगे राइट आंसर अपने एग्जाम में, कि इसके रचनाकार कौन थे? सिकंदर थे, ठीक है। कौन थे? सिकंदर थे। जबकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको गुलरुखी, क्योंकि इसमें सिकंदर का टच बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके ग्रंथ के नाम में सिकंदर का टच बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप लोग लेकिन अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और, कि उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था फरहंदे सिकंदरी, ठीक है। फरहंदे सिकंदरी में क्या हुआ था, कि आयुर्वेदिक ग्रंथ का इसने एक फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि दोस्तों है फारसी, ठीक है। भाषा क्या है इसकी? फारसी। आगे बात करते हैं, उसने नाप के लिए, ठीक है, किसी भी ज़मीन को मापने के लिए, जो हम कहते हैं कि 50 गज का मकान है आपका, है ना, हम क्या देखते हैं, हम मैक्सिमम जो भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वो बोलता है कि इतने गज का है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये गजे सिकंदरी का जो प्रारंभ किया था, वो किया था सिकंदर ने, ठीक है, जो 30 इंच का होता था। आगे हम बात करते हैं, सिकंदर ने अनाज पर जक़ात लेना बंद कर दिया, ठीक है। सिकंदर ने अनाज पर जक़ात लेना बंद कर दिया। अब लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट नहीं बल्कि लास्ट ही वीडियो में, जब हमने जाना था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो हमने वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था कि उसने 4 कर लॉन्च करे थे, ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान इसने 4 क्या करे थे? कर लॉन्च करे थे। उन चारों कर के बारे में जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं फटाफट कमेंट करिए। देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछला कितना भूल रहे हैं, या फिर पिछला हम सब कुछ भूल जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि इसने 4 कर लॉन्च करे थे। एक था आपका खराज, ठीक है, एक था आपका खम्स, एक था आपका जजिया, और एक था आपका जक़ात, ठीक है। जक़ात क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आय का, ठीक है, आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था, उन्हीं के हित में उसको व्यय किया जाता था। मतलब कि जो हम पैसा आपसे ले रहे हैं, वो पूरा पैसा हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बस, ठीक है। ये होता था आपका जक़ात। और सिकंदर ने अनाज पर भी जक़ात लेना बंद कर दिया, ठीक है। और उसने ब्राह्मणों से जजिया लेना दोबारा से शुरू किया। जजिया क्या था? जजिया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया हुआ हिंदुओं का एक धार्मिक कर था, ठीक है, हिंदुओं पर एक धार्मिक कर था। सो इसने क्या करा, ये लेना दोबारा से ब्राह्मणों से भी स्टार्ट कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि उसने नगर कोर्ट के, सीधे अब मूव करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लीजिएगा ये चीज़ पैराग्राफ को। उसने नगर कोर्ट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया। कसाई कौन होते हैं आपको मालूम होगा दोस्तों, जो मांस बेचते हैं, जो हत्या करते हैं पशुओं की, और उसके मांस को टुकड़ों में किलो के भाव बेच देते हैं। तो किलो के मतलब तोलने के लिए भी क्या करा उसने, मूर्ति के टुकड़े इनको दे दिए। कितना बड़ा मतलब मूर्ति के साथ में अन्याय हुआ। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना भी बंद कर दिया, और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों में और संतों को मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार मुस्लिम स्त्रियों को पीरों पर और संतों को मज़ारों पर जाने से रोकने वाला पहला शासक कौन था? कौन था? सिकंदर लोदी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को कहाँ पर हुई थी? आगरा के अंदर हुई थी। इसको आप कर लीजिएगा हाईलाइट, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा जल्दी से हाईलाइट।
अब इस बुक के साइड में आपको एक बुलेट पॉइंट के रूप में कुछ फैक्ट और ऐड करने हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और जो आपकी अदर पब्लिकेशंस की बुक में थोड़े बहुत दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। पहला फैक्ट दोस्तों ये है कि इसने 1506 ईस्वी में, किसकी बात कर रहे हैं, सिकंदर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सिकंदर ने 1506 ईस्वी में क्या करा, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, इस सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। अब जो हमारी कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 234 फीट इसकी क्या है, कुल ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर लोदी जो था ना, पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी A1 था, काफ़ी डैशिंग पर्सनैलिटी थी इसकी। क्यों थी, व्यक्तिगत को सुंदर बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए इसने कभी भी दाढ़ी नहीं रखी थी, ठीक है। इतिहास में जितने भी शासक को अगर आप गूगल करके देखते हैं तो सबकी क्या होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, लेकिन इसने कभी भी दाढ़ी नहीं रखी थी। मात्र एक ऐसा ही इतिहास में केवल एकमात्र सिकंदर ऐसा शासक है जो अपने व्यक्तित्व को, अपने फेस को काफ़ी टिंच रखता था, ये आप कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने रेलवे के एग्जाम में, महेंद्र घाट का एग्जाम था एएसएम का, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि आखिरकार ऐसा कौन सा शासक था लोदी वंश का जिसने कभी भी दाढ़ी नहीं रखी थी, तो वो था सिकंदर। डन। अब बढ़ते हैं अगली पर्सनैलिटी पर। अब इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका पुत्र आया इब्राहिम लोदी, इसने शासन किया और इसका शासनकाल था 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। सीधे आपको मूव करना है, बस यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इस इब्राहिम लोदी के मध्य ठीक है एक वॉर हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम की पराजय हो गई, ठीक है, इब्राहिम की पराजय हो गई और वो युद्ध स्थल में क्या हुआ, मारा गया, ठीक है। और ये क्या था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। युद्ध में मृत्यु के बाद में, उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया, ठीक है। बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। अब यहाँ पर एक पर्सनैलिटी और इम्पॉर्टेंट है, अमीर खुसरो, इस बुक में दिया गया है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। मोस्ट टाइम की पर्सनैलिटी ये है। देखिए अमीर खुसरो का जन्म ध्यान रखना है आपको। जन्म इसका हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में, ठीक है, एटा ज़िले में उत्तर प्रदेश के 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और इसका पूरा नाम क्या था, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, इसका जो रियल नेम था, ठीक है, वास्तविक नेम था, वो था आपका अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो। और इसने कुल 9 सुल्तानों का शासन देखा था अपनी आंखों से। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य था कि 9 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा, और वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ये बनता है कई बार कि आखिरकार अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, तो ये है निजामुद्दीन औलिया। अगर हम बात करेंगे अमीर खुसरो किसका शिष्य था, तो ये था निजामुद्दीन औलिया का। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और, कि वह स्वयं को तोताए हिंद कहता था। तो तोताए हिंद ये जो उपाधि है ये किसको प्राप्त है, या फिर ये उपनाम किस पर्सनैलिटी का है, तो ये उपनाम है अमीर खुसरो का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैक्ट और ऐड करना है कि आखिरकार अमीर खुसरो का देहांत कब हुआ था, स्वर्गवास कब हुआ था। तो अमीर खुसरो की जो डेथ हुई थी वो आपकी हुई थी अक्टूबर 1325 में। यूपीटीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे 4 से 5 बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको ये इनका देहांत आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे अमीर खुसरो फेमस क्यों है आखिरकार, ठीक है, अमीर खुसरो दोस्तों पहेली बहुत लिखते थे, ठीक है, पजल जिसे हम कह सकते हैं ना, वो काफ़ी लिखते थे, इसलिए ये काफ़ी फेमस थे। एक्चुअली जो ये अमीर खुसरो है, इनका जो ऑक्यूपेशन था वो एक क्या थे, पोइट थे, सिंगर थे, सूफी संत थे, ऑथर थे, कंपोज़र थे और स्कॉलर थे। तो बहुत सारे काम एक ही पर्सनैलिटी करते थे जिनका नाम है अमीर खुसरो, तो ध्यान रखिएगा। और जो इनका देहांत वर्ष आपको मैंने लिखवाया है अक्टूबर 1325, ये आप इस बुक के साइड में लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय शासन था वो किस प्रकार का था। केंद्रीय शासन का प्रधान हमेशा क्या होता था, सुल्तान होता था,
ठीक है। और उत्तराधिकारी को कोई निश्चित नियम नहीं था। पहले हम बात करते हैं अधिकारी वजीर। अगर आप दोस्तों इस वजीर के पद पर बैठे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आप अपने आप को रख के देखिएगा पोस्ट पर, ठीक है, अधिकारी के पद पर, आपको फटाफट ये चीज़ हो जाएंगी याद। अब आपका कार्य क्या होगा? आपका कार्य ये होगा राजस्व विभाग संभालना और दीवाने वजारत का प्रधान आपको माना जाएगा। एक आपका अधिकारी है आरिज ए मुमलिक। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है सेना विभाग, ठीक है। जैसे वर्तमान में हमारे पास कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ना, तो उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता था आरिजे मुमलिक के पद पर ये व्यक्ति नियुक्त है। चलिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना बस के लिए काजी उल गजात, ठीक है, काजी उल कजात। ये कौन होता था? ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। काजी शब्द ही अपने आप में ये है कि धर्म और अधर्म के बीच में, ठीक है, न्याय या फिर अन्याय के बीच में जो मतभेद होगा उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? उसका सॉल्यूशन करेगा काजी उल जकात, ठीक है। आगे हम बात करते हैं खनिज या फिर खाजीन। खाजीन खजांची वो कौन होता है? आय का संग्रहकर्ता, ठीक है। अब प्रमुख विभाग और उनके कार्य। एक विभाग था आपका दीवाने वजारत विभाग। ये क्या था? ये था आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त विभाग। दीवाने अर्ज मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि सैन्य विभाग। आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला दीवाने रसालत, ठीक है। दीवाने रसालत दोस्तों जो अधिकारी होता था ये होता था फॉरेनर विभाग का अधिकारी, मतलब कि विदेश विभाग संभालता था ये। और दीवाने अमीर कोही मतलब कि एग्रीकल्चर विभाग को हम बोलते थे, जिसका अधिकारी होता था। अगर आप कृषि विभाग में जाएंगे तब किससे मिलेंगे? आप मिलेंगे दीवाने अमीर कोही से, जो हायर पोस्ट पर है। सीधे आप उससे बात करना चाहते हैं तो आगे हम बात करते हैं पेंशन विभाग। तो इसके अधिकारी को कहा जाता था दीवाने इस्तेहाक। एक बार इन सभी अधिकारी को दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक प्ले कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये सभी फैक्ट याद हो जाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर व्यवस्था किस प्रकार की थी। दिल्ली सुल्तानों के समय कुछ विशेष कर इस प्रकार के थे। एक था आपका उस्र कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था आपका उस्र कर। खराज क्या होता था? खराज होता था गैर मुसलमानों पर भूमि कर जो लगाया जाता था, उसे किस नाम से पुकारते थे? तो ये था आपका खराज। और एक है आपका खम्स, मतलब कि लूट में प्राप्त धन। मतलब कि अगर हम किसी अन्य देश में गए, वहाँ पे लूटपाट करी, वहाँ पे कुछ तो हमको पैसा मिलेगा ना। जो भी हमको धन प्राप्त हुआ उसका 1/5 भाग पर क्या होता था? सुल्तान का अधिकार होता था। जैसे अगर हमको कहीं पे दूसरे देश पर 100 रुपये मिले, बस कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 5 दूनी 20। 20 रुपये कहाँ जाएगा? सुल्तान के पास जाएगा, ठीक है। और उसका 4/5 भाग पर क्या होता था? जो सेना वहाँ पे गई है और जिसने मेहनत करी है तो इतना भाग जाएगा वहाँ पर मिलेगा सेना को, ठीक है। और उसका दोस्तों आपको याद रखना, ये अन्य अधिकारियों का इसमें अधिकार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़ करके सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा नहीं करा। अगर हम देखें ना, जो फिरोज शाह तुगलक है ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है। भले इसने कर लॉन्च करे थे काफ़ी सारे, लेकिन याद रखना कि आपके एरिया में जो डिस्पेंसरी होती है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दारुल सफ़ा, ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आपके एरिया में दोस्तों जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, जहाँ पर स्टेट के बेरोजगार युवा जाकर के अपना पंजीकरण करवाते हैं, ये दिखाने के लिए सरकार को कि हम लोग बेरोजगार हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से भी आपको जॉब मिलती है, ठीक है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन कॉल तो आती है, आपको रेफरेंस तो मिलता है इस चीज़ का। तो उस डिपार्टमेंट की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करी थी, ठीक है। और किसानों के लिए सिंचाई कर सबसे अधिक जो बनवाए थे, ठीक है, सिंचाई की नालियाँ जो बनवाई थी वो भी फिरोज शाह तुगलक था। तो याद रखिएगा ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जजिया कर। गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसको हम बोलते हैं जजिया कर, ठीक है, जजिया कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेना की दशमलव प्रणाली किस प्रकार की थी। देखिए, सरखेल, जिसमें 10 घुड़सवार होंगे और उसका जो प्रधान होगा उसे कहा जाएगा दोस्तों क्या? सरखेल, ठीक है। अगर आप सरखेल हैं किसी भी शासक के, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि आप 10 घुड़सवारों के प्रधान हैं। आपके अंडर में 10 घुड़सवार हैं जिनको आप लोग हमेशा ओके रखेंगे किसी भी युद्ध में भेजने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुल्तान। सभी खानों का प्रधान जो होता था ये होता था क्या? सुल्तान।
सुल्तान मतलब प्रधानमंत्री ना। चलिए आगे बात करते हैं एकताओं का शासन। प्रांतों को एकता के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। प्रांतों का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एकता, और एकताओं को शकों में विभाजित किया गया था। जितनी भी एकताएं थी उसमें क्या थी, वो सिंकों में क्या था, इसको डिवाइड किया गया था सिंकों में, जिसका प्रमुख एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था, ठीक है। सिकदार ये क्या था, देखिए यहाँ पे अलग था सरखेल, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब की बार क्या, सिकदार के बारे में। आगे हम बात करते हैं शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, गांव होती है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भूस्वामी और मुखिया मुख्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने वजारत, ठीक है। दीवाने वजारत ने एकताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा और अंततः एकता प्रथा को समाप्त किया, और फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रथा को दोबारा शुरू किया। याद रखना कि एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था, ठीक है, 1420 ईस्वी में। सॉरी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने वजारत ने एकताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा था और इसने समाप्त किया था, और अंततः एकता प्रथा को इसने समाप्त करके फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं कुछ कारखानों से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अफीफ के अनुसार, अफीफ क्या था, एक बहुत बड़ा एक विद्वान था, उसके अनुसार दो तरह के कारखाने थे। एक तो था आपका रातीबी, मतलब कि इनमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था, और एक था आपका गैर रातीबी, मतलब कि यहाँ काम के अनुसार धन दिया जाएगा, मतलब कि जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रांतीय राज्य। तो इस चैप्टर को फटाफट से ओपन कर लीजिएगा, जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा 2.13 पर प्रांतीय राज्य। शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन हुआ। देखिए जो समय होता है वो तो समय आएगा आएगा, बस यहाँ पे रीज़न दिखा दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं की वजह से इसका विघटन हुआ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर में, ठीक है, उत्तर की साइड उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में माबार, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख थे। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। पहला आपका शहर है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने करी थी। जो अभी हम देखते हैं कश्मीर का मुद्दा, बहुत सारे मुस्लिम है हिंदू के बीच में कुछ तो मतभेद होता ही होता है वहाँ पर। तो कश्मीर में हिंदू राज्य की जो स्थापना करी थी वो करी थी सुहादेव ने। कब करी थी, 1301 ईस्वी में। और यहाँ हिंदू शाही वंश का ये क्या था, शासक था। तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था। एसएससी के एग्ज़ाम में खास तौर पर दोस्तों जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। सुहादेव ने कब करी थी, 1301 में। देखिए वर्ष खैर नहीं पूछा गया, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम क्या होता है, जंगल के समान होता है, विशाल जंगल के समान होता है। अगर आपको खरगोश किसी सॉरी अगर आपको शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम चीते के लेके चलो, ना जाने कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए, थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो इसलिए लेवल तो कम से कम हाई रख के चलो अपना, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बेरोजगारी का स्तर जो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, थिंक अबाउट इट। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि शाहमीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंद्रकोट में शाहमीर राज्य की स्थापना करी थी। आगे हम बात करते हैं 1420 के बारे में। देखिए 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खान, ठीक है, शाही खान जैनुल आबदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि महाभारत और रजत रंगड़ी का फारसी में अनुवाद भी इसी ने ही करवाया था। डन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आगे ध्यान रखना है कि इसने शिकायत नामक ग्रंथ की रचना भी करी थी, और इसकी मृत्यु हुई थी 1470 ईस्वी को। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, आखिरकार महाभारत के रचयिता कौन है। लिखिए फटाफट से इस बुक के साइड पर कि महाभारत के रचयिता कौन है। दोस्तों जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में। वेद व्यास ने इसकी क्या करी थी, रचना करी थी महाभारत की। जबकि रामायण की रचना किसने करी थी, वाल्मीकि जी ने। और आपको लिखना है
रजत रंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको पूछा गया था कहाँ पर, यूपी पीएससी में और सीजीएल एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे रजत रंगड़ी के रचयिता कौन थे, तो इनका नाम है दोस्तों कल्हण। ये भी आप इस बुक के साइड में एरो बना करके ऐसे करके लिख लीजिएगा। डन। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा जौनपुर के बारे में। बस जौनपुर में आपको ध्यान रखना है कि जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने कब बसाया था? 1359 में। ठीक है, 1359 ईस्वी में इसको बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सरकी शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम शाह था, जिसने सिराज हिंद की उपाधि प्राप्त करी थी। सिराज हिंद की उपाधि किसको प्राप्त थी? इब्राहिम शाह को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि जफरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सीधे आप करेंगे इसको हाईलाइट कि जफरी मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह ने। और सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था हुसैन शाह, जिसे बहलोल लोदी ने 1479 में क्या करा था? हरा दिया था। और 1484 में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया था। अब आगे हम बात करते हैं इसके जो महाकाव्य हैं, जैसे कि पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही क्या था? एक निवासी था। पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पॉइंट है आपके सामने बंगाल। केवल बंगाल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों आगे। बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया था। और चैतन्य महाप्रभु, ये कौन है पता है आपको? जो इस्कॉन टेम्पल आप देखते हैं ना, तो इसके संस्थापक कौन है इस्कॉन टेम्पल के? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये इनके क्या थे? समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह था, जिसे शेर शाह ने हरा करके संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया या फिर कब्जा कर लिया। अगला स्थान है आपका गुजरात। इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य जो किया था उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण, जिसका नाम है आपका राय कर्ण, को 1297 में परास्त कर दिया। सीधे आप आएंगे, अब नीचे थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, चाहे तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। देखिए, महमूद बेगड़ा अपने वंश का महानतम शासक था और उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाने लगा। और इसने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना करी थी। याद रखना, मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? महमूद बेगड़ा ने करी थी। ठीक है, और उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश करके और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अब ये मालवा के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मालवा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया और तैमूर के आक्रमण के बाद में दिलवार खां गौरी ने मालवा की स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। देखिए, यहाँ आप मूव करेंगे सीधे दिलवार की ओर। देखिए, दिलवार खां का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना और जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर को बसाया था। और फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि होशंगाबाद का अब नाम परिवर्तित हो चुका है 2021 में। इसको नया नाम क्या दिया गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा रिवर के बारे में तो आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि आखिरकार इसका फ्लो किस तरफ होता है। तो ये पश्चिमी प्रवाह वाली रिवर है। और नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ पे होता है? एग्जाम में पूछा गया कई बार दोस्तों। इसका नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल जो है, ये आपका है अमरकंटक की पहाड़ी जो पड़ती है मध्य प्रदेश में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और नर्मदा रिवर की जो कुल लंबाई होती है वो आपकी होती है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर। चाहो तो बुक के साइड में नीचे लिख लीजिएगा, काम आएगी बाद में आपके एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी प्रवाह वाली रिवर और कौन कौन सी है, तो एक आपकी हो जाएगी साबरमती। ठीक है, याद रखना, एक है आपकी माही, एक है आपकी तापी और एक है आपकी लूनी। इन सभी की खास बात क्या होती है कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और ये कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखना। और ये गिरती कहाँ पर है? उद्गम तो हमने जाना, ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉप कहाँ पे होता है, इसका एंड कहाँ पे होता है? तो इसका एंड होता है अरब सागर में। ठीक है, इसका एंड कहाँ पे होता है? अरब सागर में। ये कभी भी डेल्टा नहीं बनाएंगी, ध्यान रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। और जो पूर्व की साइड में जितनी भी रिवर बहती है, चाहे वो क्या होगी, महानदी हो जाए आपकी,
सुनिएगा ध्यान से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी रिवर क्या होती हैं, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, वो सभी क्या करेंगी, डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, और चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर महमूद शाह के बारे में। महमूद शाह के बारे में तो आपको ध्यान रखना कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माणकर्ता कौन था, राणा कुंभा। ठीक है, कहाँ बनवाया था, चित्तौड़ में। और महमूद खिलजी ने, ठीक है, मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पर, मांडू में। आगे हम बात करते हैं महल और निर्माणकर्ता। बाज बहादुर महल का निर्माणकर्ता कौन था, तो ये था सुल्तान नसरुद्दीन शाह। आर ओ के एग्ज़ाम में ये भवन का नाम पूछा गया आपसे कई बार। ठीक है, आर ओ के एग्ज़ाम में कि आखिरकार कि बाज बहादुर महल का निर्माणकर्ता कौन था, सुल्तान नसरुद्दीन शाह। आपका एक है जहाज महल, तो इसके निर्माणकर्ता का नाम है गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ का आधुनिक नाम क्या है, उदयपुर। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है, एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछता है ना आपसे कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, आप कहते हैं उत्कल या फिर कलिंग। कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना, वो उड़ीसा में तो हुआ था। तो वैसे दोस्तों उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका है मेवाड़। राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को जीत करके दिल्ली सल्तनत में इसको क्या करा, मर्ज कर लिया, इसको दिल्ली में मिला लिया। सीधे आप आएंगे कि इस राजवंश का एक महान शासक था, राणा कुंभा था, और उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया था। क्या बनाया इसने, कीर्ति स्तंभ। एक था आपका विजय स्तंभ, एक था आपका कीर्ति स्तंभ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित करा, और 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया। अंत में जहांगीर के समय में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अगली जो आपकी लोकेशन है दोस्तों, वो है आपकी खानदेश। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी, मलिक राजा फारूकी ने करी थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सीधे कि उसकी राजधानी बुरहानपुर थी, और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। ठीक है, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था आपका राजा फारूकी ने। और अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एवं बहमनी राज्य को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को डिसलाइक मारिएगा। और डिसलाइक मारने के बाद में कमेंट में इसमें क्या लगी आपको खामी, क्या लगी इसमें कमियाँ आपको, हमको ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अंत में केवल यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास में ये बुक नहीं है, ठीक है, इस बुक को आप जल्दी से परचेज़ कर लीजिएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से पढ़ते हुए अपनी तैयारी के नींव को स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।